फेडरलिज्म, हिंदी में बोलते हैं इसको संघवाद। हाँ, सो इन द प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड दैट vertical division of power among different level of government is one of the major forms of power sharing. पावर शेयरिंग पिछले चैप्टर में पढ़े थे। वर्टिकल लेवल मतलब सबसे ऊपर कौन रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे देन लोकल गवर्नमेंट। हाँ, ये एक लोकतंत्र का सबसे अच्छा फॉर्म है। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इट इज मोस्ट कॉमनली रेफर टू एज फेडरलिज्म, संघवाद। हाँ, हिंदी में। वी बिगिन विथ by describing federalism in general term. The rest of the chapter try to understand the theory and practice of federalism in India. ठीक, so सबसे पहले फेडरलिज्म चैप्टर है, तो सवाल आता है कि फेडरलिज्म क्या है, संघवाद क्या है। तो पहला पॉइंट मार्क कीजिए। Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of country. फेडरलिज्म सरकार का, शासन का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पावर जो है वो डिवाइडेड होता है, बंटता है। किसमें? सेंट्रल अथॉरिटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में और बाकी के दूसरे फॉर्म्स ऑफ यूनिट में। फेडरलिज्म हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में सरकार के टू लेवल्स होते हैं। कौन कौन से? पहला, वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ न्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। एक जो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरे कंट्री की गवर्नमेंट होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसके लिए लॉ बनाती है, उनके इंटरेस्ट में काम करती है। दूसरा, द अदर आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंस और स्टेट दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट जो किसी एक राज्य की सरकार होती है, उस राज्य के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चले उसका काम करती है। फेडरलिज्म आर contrasted with unitary government. Under this unitary system, either there is only one level of government or the sub units are subordinate to the center. एक सेंटर होगा, उसके अंदर बाकी सारी सरकार रहेगी जो काम करेगी। In federal system, the central government cannot order the state government to do something. खूबसूरती क्या है इसकी, बेस्ट बात क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट कभी नहीं बोल सकता कि भाई तू ये कर तो ये कर। वो अपने हिसाब से काम करेगी। कुछ मामलों में सलाह दे सकती है, बट जबरदस्ती नहीं बोलेगी कि मैं ये कर रहा हूँ, ये रूल्स कर रहा हूँ, मैं चाहता हूं कि तुम ये करो। हाँ, लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के कुछ की फीचर क्या क्या है। पहला, देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। तीसरा लेवल क्या है? पंचायती राज सिस्टम। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction and specific matters of legislation, taxation and administration. सब एक ही आदमी को सब लोग शासन करती है ना। जैसे मैं एक पर्टिकुलर स्टेट में रहता हूँ, तो मेरा स्टेट गवर्नमेंट है, उसके भी कुछ रूल्स मुझे फॉलो करने पड़ते हैं। कुछ लोकल, अगर मैं किस ब्लॉक में रहता हूँ वहां भी मानना पड़ेगा। और तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होता है, वो भी मुझे फॉलो करना पड़ता है, पर सब में कुछ कुछ डिफरेंस होता है। The jurisdictions of respective levels of tiers of government are specified in the Constitution. सब में, संविधान में ये अलग अलग तरीके से डिटेल में बताया गया है कि किसका क्या काम होगा। The fundamental provisions of the Constitution cannot unilaterally change by the level of government. जो फंडामेंटल है किसी भी चीज का, कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कोई भी सरकार चेंज नहीं कर सकती। बदलाव हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है, बट चेंज नहीं उसको ढंग से कर सकते हैं पूरे अच्छे से। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन इन द पावर ऑफ डिफरेंस लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को या इंटरप्रेट कर पाए। हाँ, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फंक्शनली ऑटोनॉमी। टैक्स कैसे वसूल करना है, कितना टैक्स वसूल कर सकते हैं, सब भी डिवीजन है। स्टेट गवर्नमेंट कितना टैक्स ले सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस चीजों पे टैक्स ले सकती है। हाँ, द फेडरल सिस्टम thus has dual objective to safeguard and promote the unity of the country while at the same time accommodate regional diversity. तो फेडरल सिस्टम का क्या है कि एक लोगों का सेफ गार्ड करे, यूनिटी, देश की एकता बनाए रखे। इसके अलावा जो रीजनल डाइवर्सिटी है, जैसे बंगाल की अपनी एक पहचान है, बिहार की एक अपनी पहचान है,
तो उसको एक जो उसकी जो डाइवर्सिटी है उसको बनाए रखने में मदद करे। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म। दो तरीके से कोई भी फेडरेशन बनी है। पहला, द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स independent state coming together on their own to form a bigger unit, so that by pooling sovereignty and rotating identity they can increase their security, thus it coming together federations। भारत एक छोटे छोटे संघों का एक छोटे छोटे राज्यों का एक बड़ा देश है, यूनिट ऑफ स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स मिलकर एक इंडिया को बनाए हैं। हाँ, द सेकेंड रूट इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर between the constituent states and national government, this is holding together federation। दूसरा पहला क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य आके एक सरकार एक देश बनाए हैं, तो छोटे छोटे राज्यों को भी कुछ अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा, सेंटर ही अपने पावर को डिवाइड करती है बाकी लोगों में, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट जो है अच्छे से चले जाए। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट मेक इंडिया फेडरल कंट्री। सो द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज द यूनियन ऑफ स्टेट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताया है कि हमारा जो बेस है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब बहुत सारे स्टेट मिलकर एक ग्रुप बनाए हैं, एक जिसको हम भारत बोलते हैं, ठीक। द कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरीके की गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई है। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट जो देश के लिए काम करे, और दूसरा जो स्टेट गवर्नमेंट हो। समझ में आया? लेटर द थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। इसके बाद लोगों ने समझा, हमारे पॉलिटिशियन ने समझा कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से उतनी तरीके से जो शासन है, जो रूल है, वो नहीं चला जाया जा सकता, लोगों की हक की बात नहीं की जा सकती, लोगों के फेडरलमेंट में रिसोर्सेस का जो बंटवारा है वो ठीक से नहीं हो सकता। तो सोचा क्यों ना एक थर्ड टायर सिस्टम यानी पंचायती राज, जो एकदम लोकल लेवल पे एक बहुत बड़ा कदम था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपने पावर को डिसेंट्रलाइज करने का। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है पावर को बांटना, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 3 लिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट होते हैं। पहला, अ यूनियन लिस्ट includes subject of national importance each as defense of the country, foreign affairs, banking, communication and currency। पहले लिस्ट में ऐसी चीजें जो केंद्र सरकार के अंदर आती है, जैसे देश को बचाना यानी डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स किस देश के साथ हमारा कैसा रिश्ता होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट की आती है, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और पैसे, करेंसी, ये सब किसके अंदर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की आती है। दूसरा है स्टेट लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट ऑफ स्टेट and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation। स्टेट लिस्ट में आता है ऐसी चीजें जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। तो हर स्टेट का अपना अपना एक पुलिस होता है, अपना एक ट्रेड सिस्टम होता है, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, बुआई कटाई, हर एक स्टेट में अलग अलग तरीके का फसल उगता है ना, तो सब एक अलग अलग है, पुलिस भी अलग अलग होता है सारे स्टेट का। तीसरा आता है कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्टेशन एंड सक्सेशन। कुछ ऐसी चीजें जो दोनों में आती है, जैसे एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, मैरिजेस हो गया, एडॉप्टेशन वगैरह वगैरह। अब है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। संविधान में बंटवारा तो है कि कैसे फेडरलिज्म काम करेगा वगैरह, पर उतना डिटेल्स नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री, है ना। सही मायनों में संघवाद या फिर फेडरलिज्म तभी कारगर साबित हो सकता है जब हमारे देश में लोकतंत्र हो, अच्छा लोकतंत्र हो, सिर्फ नाम के लिए नहीं, जहाँ पे केंद्र सरकार स्टेट में चुनी हुई सरकार का रिस्पेक्ट करे। रिस्पेक्ट इन द टर्म्स ऑफ, जैसे केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है, किसी स्टेट में टीएमसी की गवर्नमेंट है, जेडीयू की गवर्नमेंट है, तो उस गवर्नमेंट को अच्छे से चलने दे, लोगों को उसको मानना चाहिए कि हाँ यहाँ के लोकल लोगों ने उस सरकार को चुना है, तो उसके कामकाज में हम प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें। उसके बाद का टॉपिक देखो क्या आता है, लिंग्विस्टिक स्टेट।
ये इंपॉर्टेंट है। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा हमारे डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा टेस्ट था। हाँ, मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिस्ड एंड मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड। बहुत सारे पुराने स्टेट्स को तोड़ा गया और नए नए स्टेट्स बनाए गए। फॉर एग्जाम्पल मद्रास बोला जाता था पहले, हाँ, आजादी के बाद उसको तोड़ के क्या क्या बना, कर्नाटका, चेन्नई वगैरह जो जो बना। हाँ, इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र दो अलग अलग राज्य बनाए गए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उत्तर प्रदेश, जिसमें से किसको तोड़ा गया था, उत्तराखंड को। बिहार से किसको तोड़ा गया, झारखंड को। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना बना। तो जहां भाषा के आधार पर भी बना और बहुत सारे और रीजन्स थे, रीजनल रीजन्स थे, मेन लैंग्वेज ही था। In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in the order to create new state. 1947 में बड़े बड़े पुराने स्टेट्स को तोड़ करके नई नई बाउंड्री बनाई गई, नई नई स्टेट बनाए गए। This was done on the ensure that people who spoke the same language live in the same state. ऐसा इसलिए किया गया खास भाषा, किसी खास भाषा को बोलने वाले लोग किसी पर्टिकुलर स्टेट में साथ रहे। When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leader feared that it would be lead to disintegrations of the country. कुछ जब भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग होने लगी तो कुछ नेताओं को लगा कि नहीं, इससे तो देश टूट जाएगा। अब आते हैं लैंग्वेज पॉलिसी। द सेकेंड टेस्ट फॉर द इंडियन फेडरेशन इट इज द लैंग्वेज पॉलिसी। दूसरा बड़ा टेस्ट क्या था इंडियन फेडरेशन का, लैंग्वेज का पॉलिसी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारे देश में कोई भी एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्र भाषा नहीं है, राजभाषा है। हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। क्यों बोलो तो इसके बारे में एक डीप हिस्ट्री है। जब हिंदी को गांधी जी चाहते थे हिंदवी को बनाया जाए राष्ट्रभाषा, हिंदी और फारसी उर्दू के कुछ वर्ड मिलके, तो इससे साउथ वाले लोग नाराज हो गए, बोले हमें तो हिंदी नहीं आती, आप कैसे हिंदी को थोप सकते हो हम पे। और इसको लेकर अभी भी झगड़ा होता है। रिसेंटली अश्विन ने एक बयान दे दिया था, अश्विन को जानते हो ना, क्रिकेटर है, कि हिंदी तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, मुझे सच ही है। तो ना हिंदी को नहीं मानते साउथ के लोग ज्यादा। हाँ, तो इसीलिए हमारे लोगों ने बोला कि टकराव ना हो, इसीलिए कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं होगा। हाँ, हिंदी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज टू स्टॉप इन 1965। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश पर्पस के लिए 1965 में खत्म किया गया। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय अग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलोंग विद द हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा, नहीं, इंग्लिश को भी आप ऑफिशियल लैंग्वेज रखिए, साथ में हिंदी के साथ, सिर्फ इंग्लिश नहीं रहेगी, साथ में हिंदी भी रहेगी। प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी को थोप दिया जाए जहां पे लोग हिंदी नहीं बोलते, साउथ के राज्य। सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि सेंटर और स्टेट के बीच जो रिलेशन है अब बहुत ही ज्यादा बिगड़ता जा रहा है, बिगड़ता ही है। अपने अपने सबके रीजंस है, पॉलिटिकल रीजंस है, कल्चरल रीजंस है, उस पर नहीं जाएंगे। एट दैट मोमेंट जो हमको जानना जरूरी है हम वही जानेंगे। Restricting the central state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice. किसी भी स्टेट और सेंटर के बीच कैसा रिलेशन है, ये भी एक फेडरलिज्म का एक आयाम है। In 1990, there was a rise of regional political party in many states of the country. 1990 के दशक में बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ। This was also the beginning of the era of coalition government at the center. coalition government यही वो समय था जब सेंटर में coalition government बना। coalition government का मतलब होता है गठबंधन की सरकार, जब बहुत सारे पार्टी मिल करके सरकार बनाते हैं। इसका अपना कुछ बेनिफिट है और कुछ नुकसान भी है। Since no single party got a clear majority in Lok Sabha, the major national parties had led to the enter into a alliance with many party. 1990 के दशक के बाद से किसी भी पार्टी को सिंगल मेजोरिटी नहीं मिली, तो उनको किससे सरकार बनाना पड़ा, गठबंधन की सरकार। हालांकि ये 2014 तक ही रहा, 2014 में बीजेपी को अपने दम पे मेजोरिटी मिल गई और उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्होंने ग्रुप में ही सरकार बनाया। हम नहीं बोलते कि देश में बीजेपी का सरकार है या कांग्रेस का सरकार है, हम क्या बोलते हैं,
देश में एनडीए की सरकार है और यूपीए की सरकार है। पहले यूपीए बोला था, इस साल नया बना था ना इंडिया गठबंधन, तो बीजेपी को अपने दम पे सीट मिला था 2014 में, 2019 में, लेकिन फिर भी उसने ग्रुप में ही गवर्नमेंट बनाया। हालांकि इस बार फिर वही चीज आ गया, किसी भी पार्टी को अपने दम पर सीटें नहीं मिली जितने से वो सरकार बना पाए। समझ रहे हो? दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रेस्पेक्ट ऑफ द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इसके वजह से एक नई तरह की पावर शेयरिंग हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट भी पावर शेयर करने लगी एक दूसरे एस्पेक्ट पे, हाँ, क्योंकि और जिस स्टेट की पार्टी ने सपोर्ट किया है उसको सरकार बनाने के लिए, उसके लिए कुछ तो काम उसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, दस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वाज इन द अर्ली ईयर आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। तो आज जो ये पावर शेयरिंग है सही मायनों में ज्यादा खास है पहले के मुकाबले। लास्ट टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब बताए थे, पावर को डिसेंट्रलाइज करना, पूरा पावर एक सेंटर के पास न रहे, उसको अलग अलग पार्ट में बांटना। पहला, मार्क कीजिए, वी नोटेड अबव दैट फेडरल गवर्नमेंट हैज 2 और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। हमने जाना फेडरलिज्म में किसी भी गवर्नमेंट के 3 टायर होते हैं, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैनॉट बी रन ओनली थ्रू दिस 2 टायर्स। Federal power sharing in India needs another tier of government that resulted in a third tier of government called local government। मैंने ऊपर ही बता दिया कि इंडिया पहले 2 था ना, स्टेट और सेंटर। बोला कि इससे तो काम नहीं चल जा सकता, इंडिया इतना बड़ा देश है, डाइवर्सिटी है। बोला ठीक है, तीसरा टायर ऑफ सिस्टम भी लाए, गांधी जी इसके पक्षधर थे। तो बोला अच्छा ठीक है, हम क्या बनाते हैं, लोकल गवर्नमेंट, जिसको क्या बोला गया, पंचायती राज सिस्टम, गाँव में जो होता है। When power is taken away from the center, the state government, it is called decentralization। Decentralization का मतलब क्या है, जब कुछ पावर स्टेट के पास चला जाता है तो। As a local level, it is possible for people to directly participate in decision making। लोकल गवर्नमेंट की खासियत क्या होती है, लोग सीधा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर सोचो पंचायती राज सिस्टम या ब्लॉक लेवल काउंसिलर वगैरह नहीं होता, मुझे कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं किसी मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा या विधायक के पास जाऊंगा, नहीं ना। तो अगर डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो हम ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काउंसिलर होता है, फिर मुखिया होता है गांव का, ग्राम पंचायत, शहर पंच, वो लोगों से पूछता है कि हम ऐसा ऐसा प्लान बनाने हैं, तो इससे डिसीजन मेकिंग में सीधा सीधा हमारा जो इनपुट है वो आता है। अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए बड़ा डिसीजन जो लिया गया था 1992 में लिया गया था। द रूरल लोकल गवर्नमेंट इन पॉपुलरली नोन एज द नेम ऑफ पंचायती राज। लोकल गवर्नमेंट को हम किस नाम से जानते हैं, पंचायती राज। एक मार्क्स के लिए आता है कभी कभी। दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर ऑफ्टन कॉल्ड पंच एंड प्रेसिडेंट और सरपंच, जहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, किसको पंच, प्रेसिडेंट और सरपंच कहा जाता है। गाँव में और शहरों में क्या कहा जाता है, काउंसिलर। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाई ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड और विलेज। मुखिया हो गया या फिर वार्ड काउंसिलर, ये सबको कौन चूज करता है, उस एरिया के एडल्ट लोग जो वोट दे पाते हैं। इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। पंचायती राज सिस्टम में जो सरपंच वगैरह ग्राम सभा होती है, पूरे गांव के लिए डिसीजन लेती है। ऑल द पंचायत समिति और मंडल इज डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट अ जिला परिषद। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरिया एज वेल। इस सारा पंचायत सबसे पहले क्या होता है, एक थर्ड लेवल का भी पार्ट है। सबसे पहले होता है ग्राम पंचायत, उसके बाद आता है पंचायत समिति और फिर आता है जिला परिषद। बहुत सारे ग्राम मिलकर एक पंचायत समिति बनती है, पंचायत समिति मिला के बहुत सारे एक बनता है जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट में। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरिया एज वेल। शहरों में भी लोकल गवर्नमेंट होता है। बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसे हमारे यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम नहीं, हमारे यहाँ पे क्या है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन द डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ये जो तीसरा टाइप का गवर्नमेंट का जो सिस्टम था वो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था जो सफल हुआ। हमारे यहाँ पे काउंसिलर होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है उसके पास जाते हैं ना डिस्कस करने के लिए, वो नहीं होता तो किसको खोजते ना। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, अगर ओवरऑल कुछ समरी दिया जाए, बहुत जल्दी में चैप्टर हमने कंप्लीट किया क्योंकि रिवीजन टाइप का था, तो अगर डिटेल में जाना तो हमने क्या जाना कि डिसेंट्रलाइजेशन मतलब शक्ति का बंटवारा 3 फॉर्म में, स्टेट फिर लोकल। क्यों, ताकि लोगों का अच्छा से पार्टिसिपेशन हो जाए। थोड़ा हमने हिस्ट्री जाना कि 1990 के दशक में कोलिशन गवर्नमेंट बना तो पावर शेयरिंग और ज्यादा पारदर्शी हो गई।